तो इस वीडियो के अंदर हम रैक सीलिंग एंड पैकेजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि अगर आप देखोगे मोर देन 15 साल यहाँ पे ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी अगर आप देखोगे जो सीलिंग पैकिंग और जो इंसुलेशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और उसे ये कंपनी एक्सपोर्ट करने का काम करती है। तो देखिए, अगर हम ये कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मंजूनाथ नायक जी ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं जिन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया था। और जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये कंपनी मैचर्स रैक्स इंडस्ट्रीज के नाम से उन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया था। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो फाइबर ज्वाइंटिंग शीट्स होती है हमें यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट नजर आता है। जो ग्लैंड पैकिंग एंड रोप जो होते हैं और उसके अलावा जो फैब्रिक के जो एक्सपांशन जॉइंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो ये पांचों प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे ये कंपनी बनाने का काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे रायगढ़ के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हमें यहाँ पे नजर आती है, जो पनवेल के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, एक अभी कंपनी की करंटली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ये भी बोला है कि उन्हें एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करने वाली है और ये कंपनी आनंद नगर अंबरनाथ के अंदर यहाँ पे ये कंपनी उसे स्टार्ट करने वाली है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे कौन सी इंडस्ट्री में यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं तो देखिए, पेट्रोकेमिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल, पावर, स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, तो यहाँ पे सारी इंडस्ट्री के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो लेकिन मेनली अगर हम बात करेंगे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और जो पावर इंडस्ट्री है तो यहाँ पे मेन कंपनी का फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखोगे, अगर कभी भी कोई इंडस्ट्री के अंदर अगर डिमांड कम है और कोई इंडस्ट्री के अंदर अगर डिमांड ज्यादा है तो वहाँ पे डेफिनेटली कई ज्यादा रेवेन्यू डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यानी कि एक इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अभी खास करके अगर आप देखोगे जब चाइना में इतने ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जितनी भी इंडियन पैकेजिंग कंपनीज है उनका फायदा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव अच्छा खासा अवेलेबल नहीं था। और इंडिया की अगर आप बात करोगे चाइना के बाद में एक अच्छी एक कम लेबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें यहाँ पे हमारा इंडिया नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन कंपनीज की अगर हम रेवेन्यूज की अगर हम बात करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो मेन जो कंट्रीब्यूशन इन कंपनीज के अंदर रहा है तो वो एक्सपोर्ट का ही यहाँ पे रहा है। यानी कि जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज है तो उनके लिए यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारा पैकेजिंग मटेरियल बनाया है और इन्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे हुआ है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो नॉर्मली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये कंपनी का पूरा हमें फ्रेश इश्यू नजर नहीं आता है। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल भी हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि यहाँ पे प्रमोटर्स भी अपना थोड़ा स्टेक हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नरेश नायक, निरंजन नायक और उसके अलावा मंजूनाथ नायक, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के एसेट के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2020 में लगभग 13.5 करोड़ के लगभग ये एसेट का नंबर था और अभी ये नंबर आया है 15 करोड़ के लगभग। तो हार्डली अगर आप देखोगे 1.5 करोड़ के लगभग हमें ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है 3 साल के अंदर। तो हार्डली अगर आप देखोगे 2 या 3% के CAGR पे हमें यहाँ पे कंपनी के एसेट के नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 2 साल की अगर हम बात करेंगे तो ये साल तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोविड का ईयर रहा था, लेकिन अगर हम पिछले साल भी अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा रेवेन्यू के ग्रोथ के नंबर कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिले हैं। तो ये हार्डली 21 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से काफी बुरा नंबर है। क्योंकि अगर हम पिछले साल 21-22 की अगर हम बात करेंगे जितनी भी पैकेजिंग कंपनीज हैं उनके नंबर्स काफी फिनोमिनल है, मार्जिन भी काफी अच्छे नजर आए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 21 करोड़ का रेवेन्यू करने के बाद भी कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पे अगर नहीं कमा पा रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल जितने अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम एक क्वार्टर के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 5.71 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे करते हैं ये नंबर 21-22 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नंबर नजर आता है। यानी कि ये एक क्वार्टर के अंदर भी हमें कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पे 37 लाख रुपीज का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। ये मेरे ख्याल से आपने इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी मार्जिन बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपनी के कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, इन इंडस्ट्री के अंदर भी स्लोडाउन भी थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें और कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एक क्वार्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसको आपने यहाँ पे एनुअलाइज बेसिस पे नहीं करना चाहिए।
अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 दिसंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है और 4 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 135 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 1000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,30,000 रुपए लगेंगे। और अगर हम यहाँ पे रिटेल एलोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो 50% का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो 8.09 करोड़ के लगभग का आईपीओ में नजर आता है, यानी कि लगभग 4 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए 4.05 करोड़ का हमें यहाँ पे फ्रेश इश्यू नजर आता है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। और ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे कंपनी का 4.04 करोड़ के लगभग का यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए एक छोटे स्टेज के ऊपर यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे काफी कम पैसा रेज कर रहे हैं। तो देखिए मुझे नहीं लगता यहाँ पे हार्डली 4-5 करोड़ से आज की तारीख में कोई अच्छा बिजनेस ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे जो कंपनी के फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो चीजें मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म माइंड से बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 10 जनवरी को रिफंड मिल जाएगा और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 11 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 12 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पी रेशियो यहाँ पे हार्डली अगर आप देखोगे 47 का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे भी काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम रिटर्न और नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे हार्डली 6% के नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो डेट काफी अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम फंडामेंटल वाइज अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी हाइयर साइड में नजर आता है। और यहाँ पे जो कंपनी ने जो नए शेयर इश्यू किए तो वो भी यहाँ पे अंडर अभी प्रेजेंस में नहीं आए, तो उसको इंक्लूड करके यहाँ पे वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये कंपनी को इतनी इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। वैल्यूएशन पैरामीटर पे भी नजर नहीं आ रही है और कंपनी के प्रमोटर्स जितने अर्ली स्टेज पे हमें स्टेक बेचते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें मुझे रेड अलर्ट नजर आ रही है। और मेनली अगर आप देखोगे इसी के अलावा यहाँ पे 2 और एसएमई आईपीओ हमें इसी सेम डेट पे ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनीज अच्छी लग रही है। तो मेरे ख्याल से तो उन 2 कंपनीज के अंदर अप्लाई करना चाहिए। मैं यहाँ पे टोटली अवॉइड करने का सजेशन ही देने वाला हूँ और मैं भी ये कंपनी को टोटली अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि रैक सीलिंग एंड पैकेजिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।